आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडी। ओके क्लास, आज हम लोग करने वाले हैं अपने चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से टॉपिक नंबर 4, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। ओके, अभी हम लोगों ने जो पीछे टॉपिक किया, हमने देखा कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ है, जो नई गवर्नमेंट बनी उसने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने रेन ऑफ टेरर देखा, हम लोगों ने रूल्स ऑफ डायरेक्टरी भी देखा है। आज हम लोग जो चैप्टर टॉपिक करने जा रहे हैं ये फोकस करेगा कि रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वुमेन के लाइफ में कौन कौन से चेंजेज आए। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं आज। देखिए 1789 का जो रिवॉल्यूशन है उसमें वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया है। ठीक है, फ्रेंच वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज ड्राफ्टेड इन 1791। ठीक है, जो नया संविधान बना है फ्रांस में 1791 में, तो दीज वुमेन वर वेरी होपफुल। औरतों को उम्मीद, फ्रेंच औरतों को ये उम्मीद थी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पॉलिटिकल पावर्स मिलेंगे। पॉलिटिकल पावर मीन्स उन्हें वोटिंग राइट्स मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें मेजर रोल किसका है? थर्ड स्टेट का रोल है। यहाँ जो इस रिवॉल्यूशन में जो औरतें होंगी, ये ज़्यादातर औरतें कौन से स्टेट से बिलोंग करेंगी? थर्ड स्टेट से बिलोंग करेंगी। इनमें से वो औरतें ज़्यादातर शामिल थी जो लॉन्ड्री में काम करने वाली हैं, सीमिस्ट्रेसेस हैं, ठीक है, फ्रूट सेलर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं। यानी ये वर्किंग आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने फैमिली को रन करने के लिए, साथ ही साथ ये पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं रिवॉल्यूशन के लिए। ज़्यादा इनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था फ्रेंच वुमेन में। जो रिच फैमिली की औरतें हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। ठीक है, रिच फैमिली के औरतों को एजुकेशन मिलता था। देखिए अपने अर्निंग के लिए जो भी काम करते थे ये, चाहे लॉन्ड्री में काम करे, चाहे किसी एक दूसरे के यहाँ मेड का काम करे, चाहे ये फल बेचें, इन सब काम के अलावा ये अपने फैमिली में बच्चों की भी देखभाल करेंगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ये डेली लाइफ में इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। औरतें एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही है। इन्हें उम्मीद थी कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन इनको वोटिंग राइट देगा, मगर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, फ्रेंच वुमेन वर होपफुल फॉर वोटिंग राइट्स बट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन दे केम टू नो दैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन of 1791 would consider them as पैसिव सिटीजन। हम लोगों ने पढ़ा है ना पीछे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन होते थे जिनको वोटिंग देने का राइट था। कौन कौन होते थे? रिच होते थे, मेल होते थे 25 ईयर्स ऑफ एज के। ठीक है, जो पुअर होते थे फीमेल होते थे और 25 बिलो हैं। ठीक है, वो वोट नहीं दे जा सकते थे, वो पैसिव सिटीजन थे। तो ये पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में होना फ्रेंच वुमेन को काफ़ी बुरा लगा। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक्टिव सिटीजन में कंसीडर किए जाएंगे। ओके, अब क्या हुआ, फ्रांस में वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स को लेके अपने क्लब्स बनाए। जैसे जैकेबिन क्लब हमने देखा था ना कि लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, उसको लेके पॉलिटिकल डिबेट होते थे, क्लब बनाए जाते थे। वैसे ही अब औरतों ने भी अपने क्लब बनाए। टोटल उस टाइम पे फ्रांस में 60 वुमेन क्लब्स थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए वुमेन को पैसिव सिटीजन में बेशक डाला गया हो, बट उनको कुछ राइट्स भी मिले थे नए कॉन्स्टिट्यूशन में। पैसिव सिटीजन तो हैं ही ये, लेकिन कुछ राइट्स इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला, बट कुछ राइट्स मिले थे। जैसे दे हैड राइट टू मैरी और डाइवोर्स। स्कूलिंग का राइट मिला उनको, राइट टू स्कूल एजुकेशन।
स्कूल एजुकेशन वुमेन के लिए कंपलसरी किया गया। उन्हें एजुकेशन के साथ जॉब ट्रेनिंग, स्मॉल वर्क, इन सब का भी राइट्स मिला। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें कुछ तो राइट्स मिला है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स दे सकते हैं, स्कूल एजुकेशन उनको दिया गया, उनको ऑक्यूपेशनल राइट्स दिए गए। बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उनके लिए थी, राइट टू वोट, वोटिंग राइट्स, उनसे औरतों को डिवॉइड किया गया। ओके, जो रॉब्सपियरे का टाइम आता है, जो जैकोबिन क्लब का गवर्नमेंट फ्रांस में आता है, तो वहाँ पे भी औरतों के इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। ओके, रॉब्सपियरे और जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट वो डेड अगेंस्ट थे वोटिंग राइट देने को, वो प्रेफर नहीं कर रहे थे वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, तो रॉब्सपियरे के टाइम में भी इस चीज़ को हम देखेंगे कि वुमेन को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। साथ ही साथ रॉब्सपियरे ने क्या किए, जो भी वुमेन क्लब्स थे उसको बैन किया गया है, वुमेन क्लब्स को इलीगल ठहराया गया। ठीक है, जो भी वुमेन एक्टिविस्ट होते थे उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। हमारे टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, बहुत ही फेमस नेम है, इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओलंपी डे गॉग्स, नाम याद रखिएगा। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा पेज नंबर 19 पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ओलंपी डी गॉग्स देख पा रहे हैं। ओलंपी डी गॉग्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है, इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये भी एक वुमेन क्लब की मेंबर हैं, जो चाहते क्या है कि वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, देखिए फ्रांस का जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो अपने यहाँ के मैन को और सिटीजन को पॉलिटिकल राइट्स देने की बात करता है। ये वर्ड यहाँ देखिए, मैन पे फोकस कीजिए, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली फोकस किया गया है मैन पे। इन्होंने इसके अपोज एक नया डिक्लेरेशन दिया, वो क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ओलंपी डी गॉग्स ने क्या कहा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली मैन को राइट दिया गया है, मैन को राइट्स दिए गए हैं, वैसे ही वुमेन को भी राइट्स दिए जाने चाहिए। आ रही है बात समझ में? आपको पता है कि रॉब्सपियरे के टाइम है, तो ऐसे कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई वॉइस रेज करते हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द वॉइस अगेंस्ट द स्टेट। रॉब्सपियरे का विरोध मतलब फ्रांस का विरोध, देश का विरोध। तो ओलंपी डी गॉग्स को भी इनके आइडियाज़ के लिए ट्राई किया गया, पनिश किया गया, इनको एग्जीक्यूट किया गया। इनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं ओलंपी डी गॉग्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। ओके, लेकिन फिर भी फ्रांस में चाहे वो रेन ऑफ टेरर हो या उससे पहले का टाइम हो, औरतों ने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन को नहीं छोड़ा। आगे 200 साल तक औरतें इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाती रही। उन्हें वोटिंग राइट्स के लिए औरतों ने कोशिश करना जारी रखा। फाइनली फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट इन 1946। फ्रेंच वुमेन को वोट डालने का अधिकार कब मिला है? 1946 में। बात समझ में आ रही है? इतना ही हमें इस टॉपिक में देखना है। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? ओके, वुमेन का रोल हमने देखा है कि ज़्यादातर वुमेन जो रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे, दे हैड एक्टिव पार्टिसिपेशन। मोस्ट ऑफ द वुमेन बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। ओके, apart from their working life, they were involved in laundry, they were involved in selling fruits and vegetable. Apart from those activities, they were involved in looking after their family and kids. Okay, they had clubs to discuss the political rights should be given to women. Okay, they continued their struggle for their voting rights, and finally they achieved the desired or their voting rights in 1946. तो इस टॉपिक में हम लोगों को इतना ही देखना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में,
टॉपिक नंबर हम लोगों का होगा वो 5। टॉपिक नंबर क्या होगा? 5। बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 5 है हमारा द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। छोटा सा टॉपिक है, हम लोग साथ साथ करते हैं इसको। टॉपिक नंबर 4 के बाद हमारा टॉपिक नंबर 5 क्या है? द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। देखिए ये जो फ्रांस का टाइम है, यहाँ पे क्या था, फ्रांस में कैरिबियन आइलैंड में इंडिगो, कॉफ़ी, रबर, इन सब का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यूरोप यहाँ पे है, यूरोप के लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए इनको प्रोडक्शन करने के लिए वर्कर चाहिए। यूरोप से कोई यहाँ पे काम करने को आने के लिए तैयार नहीं है। अफ्रीका से क्या होता है, ये जो फ्रेंच ट्रेडर्स हैं ये अफ्रीका से स्लेव लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये यहाँ के चीफ टेन से स्लेव्स खरीदते हैं और जैसे सामान पैक करते हैं वैसे ही स्लेव्स को भी अच्छे से पैक करके सामान की तरह जहाज़ में पैक करके लाया जाता था, यहाँ पे इनको बेचा जाता था। तो ये जो ट्रेड है ये कहलाता है स्लेव ट्रेड। आप देखिएगा तो अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर ट्रेड हो रहा है जिसको हम लोग स्लेव ट्रेड या स्लेव ट्रायंगुलर कह सकते हैं। अमेरिका का आप देखेंगे मैप आएंगे तो कैरिबियन सी में आपको 3 आइलैंड दिखाई देते हैं, सैन डोमिंगो, ग्वाडेलूप और डोमिनिक। ठीक है, आपको स्क्रीन पे ये तीनों दिखाई देगा, स्क्रीन पे आपको दे रहा है ना ये मैप, उस पर आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्लेव्स लाए जाते थे प्रोडक्शन करने के लिए। अब बात ये हुई कि जब फ्रांस में राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न की बात हुई तो वहाँ पे ये आवाज़ उठी नेशनल असेंबली में कि ये जो राइट्स फ्रांस के लोगों को दिए जा रहे हैं, क्या ये राइट्स एक्सटेंडेड है, जो फ्रेंच कॉलोनी है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी ये राइट्स है या सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लोगों के लिए ही राइट्स है ये? देखिए, गवर्नमेंट को एक डर था कि अगर वो स्लेव को राइट्स देते हैं, स्लेवरी को बैन करते हैं, तो इससे फ्रांस के जो रिच ट्रेडर्स हैं वो नाराज़ हो सकते हैं। एक लोग गवर्नमेंट के सामने एक ये कंसिडरेशन थी, एक कंसर्न ये भी था। फाइनली क्या किया है, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उन्होंने आगे इस चीज़ को रखा है कि जो राइट्स दिए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्लेव को भी दिए जाएंगे। और 1848 में फ्रेंच नेशनल असेंबली ने स्लेवरी को एबॉलिश किया है, ख़त्म कर दिया है। बात समझ में आ रही है? फ्रांस से में 2 पोर्ट थे जहाँ से अफ्रीका के लिए चलता था ट्रेड स्लेव वाला, एक है बॉर्डोक्स और एक है नैंटेस। इसमें कई बार 1 नंबर में आ जाता है कि कौन कौन से पोर्ट फ्रेंच पोर्ट थे जो स्लेव ट्रेड के लिए पॉपुलर थे। फ्रांस अफ्रीका से स्लेव्स खरीद के अमेरिका लाता था कैरिबियन सी वाले आइलैंड्स में और वहाँ उनसे प्रोडक्शन करवाता था। तो स्लेव वाला हम देख रहे हैं कि एक लिंक होता है अमेरिका, फ्रांस और अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में, इसी को स्लेव ट्रेड कहते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी में हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंच नेशनल असेंबली ने 1848 में स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो आज के क्लास में हम लोग यही 2 टॉपिक डील करने वाले हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये 2 टॉपिक अच्छे से समझ चुके हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं, अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप इस क्लास के बाद लास्ट में एक व्हाट्सअप नंबर आएगा, आप अपने क्वेश्चन उस पर शेयर कर सकते हैं। आई होप दैट यू एंजॉयड टुडे क्लास। अगले क्लास में मिलते हैं। तो ओके, आज के लिए